हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग आज से प्लेटफार्म जो प्रैक्टिस सेट निकला हुआ है बीएससीसी का सचिवालय का, उसका वॉल्यूम 2 देखिए आप लोग, उसका वॉल्यूम 2 है निकला हुआ है। इसको आज हम लोग आज से ये प्रारंभ कर रहे हैं। इसका प्रत्येक सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन की प्रकृति को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है और इसी तरह से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हम लोग आज पहला प्रैक्टिस सेट का पहला सेट को हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला जो सेट नंबर 1 है, इसको देखिए। सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन पूछा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग कवर कीजिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। आंसर है कुल सदस्यों का 20वां भाग। कुल सदस्यों का 20वां भाग, जितना ग्राम सभा के सदस्य हैं उसका 20वां भाग गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। तो इसमें बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस के थ्रू देखते हैं कि इसके अंतर्गत केवल यहीं तक क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ भी दे नहीं पूछे। तो ये जो अधिनियम 2006 है, इसके तहत और कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस के थ्रू देखते हैं। तो चलिए डिस्कस के लिए चलते हैं। तो देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में कौन कौन सी बातें हैं ग्राम सभा से संबंधित। तो पहली जो बात है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया करेगा। पहली बात, मुखिया करेगा। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया करेगा। मुखिया की उपस्थिति में उप मुखिया करेगा। अब दूसरा पॉइंट, ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितना चाहिए। कुल सदस्यों का 20वां भाग। देखिए, कुल सदस्यों का 20वां, यही क्वेश्चन पूछा है, कुल सदस्यों का 20वां भाग, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसमें तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच 3 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। ये भी पूछ देता है। ग्राम सभा से संबंधित 3 पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, मुखिया। मुखिया नहीं रहेंगे तो कौन करेगा, उप मुखिया। दूसरा पॉइंट, इसकी गणपूर्ति कितनी चाहिए, कुल सदस्यों का 20वां भाग। तीसरा पॉइंट है, ग्राम सभा की 2 बैठक के बीच कितना समय चाहिए, 3 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, रॉकेट नोदन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। रॉकेट नोदन का पहला है बर्नौली का सिद्धांत, दूसरा न्यूटन के तीसरे नियम पर, तीसरा उष्मागति के नियम पर, चौथा फ्राडे के नियम पर। इसमें होगा न्यूटन के तीसरे गति नियम, रॉकेट नोदन का सिद्धांत। इसका देखिए डिस्क्रिप्शन है, आप लोग देखिए। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, रॉकेट नोदन और बंदूक का प्रतिक्षेपण। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर भी कार्य करता है, याद रखिएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी रॉकेट नोदन और बंदूक का प्रतिक्षेपण कार्य करता है। इसलिए अगर न्यूटन का तीसरा नियम नहीं दिया रहे और संवेग संरक्षण दिया रहे तो संवेग संरक्षण सही हो जाएगा। तो ये हुआ न्यूटन का तीसरा गति नियम। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की, तो 1905। अब देखिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है 1905 के तहत। देखिए, लॉर्ड कर्जन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन घोषणा कब की गई, 20 जुलाई 1905 को की गई। कब की गई, 20 जुलाई 1905 की बंगाल विभाजन की घोषणा। याद रखिएगा, डेट और माह दोनों, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन घोषणा। अब दूसरा पॉइंट है, इसी में विभाजन का विरोध कब हुआ, 7 अगस्त 1905 को। इसमें क्या किया गया, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तीसरा पॉइंट,
विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 को रद्द हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख कर बता दिया हूँ। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन और बनेंगे तो इसी में से ही आएंगे। अब देखिए और फैक्ट है इसमें क्या है। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस पूरे बंगाल में मनाया गया, क्योंकि इसी दिन बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस इसी दिन को 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। ये चौथा क्वेश्चन है, फूलों घाटी कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस फूलों की घाटी याद रखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। पांचवा क्वेश्चन है, सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा। किसने लिखा? बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और पॉइंट जान लेते हैं कि क्या है ये। देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, एक ही नाम है, बहादुर शाह जफर कही, बहादुर शाह द्वितीय कही। इसका कार्यकाल 1833 से लेकर के 57 तक है। इसकी मृत्यु कब हुई? 1862 में। कहाँ पर? रंगून में। जो मशहूर शायर जो मिर्जा गालिब थे, आप लोग जानते होंगे मिर्जा गालिब को, इसी के समय दिल्ली रहता था। बस इसके इतना ही पॉइंट है जो मुख्य पॉइंट है। इसमें पॉइंट तो बहुत सारे हैं जो कि यह डिस्कस करने बहुत समय लगेगा, तो मेन पॉइंट आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था? इसका आंसर है हर्षवर्धन, जो कि बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, कौन नरम दल के नेता नहीं थे? कौन नरम दल के नेता नहीं थे? पहला अरविंद घोष, W.C. बनर्जी, जॉर्ज उले, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर कौन होगा? नरम दल के नेता नहीं थे, मतलब गरम दल के थे, तो ये होगा अरविंद घोष। इसका हम लोग डिस्कस देखते हैं कि क्या है। देखिए, गरम दल यानी उग्रवादी, इसमें 4 हैं, लाल, बाल, पाल। तो लाल में हो गया लाला लाजपत राय, बाल में हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल में हो गया बिपिन चंद्र पाल और एक अरविंद घोष। 4 नेता थे गरम दल के। अब आते हैं नरम दल। नरम दल में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, ये नरम दल के हैं। तो आप लोग को याद कर लेना होगा कि गरम दल के नेता कौन है और नरम दल के नेता कौन है। अब हम लोग चलते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई? तो बंगाली भाषा में। इसका आंसर होगा बंगाली भाषा। इसका डिस्कस हम लोग देखते हैं, इसका डिस्कस क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना बंगाली भाषा में किया, जिसके लिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और पुस्तक यहाँ पर है ऐतिहासिक पुस्तक, और उसके रचनाकार कौन है? कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है और उसके रचनाकार हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पुस्तक है हिंद स्वराज, ये गुजराती भाषा में। किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। अब चलते हैं दूसरा किताब, गीता रहस्य किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। तीसरा है ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा। चौथा है इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, किस दवा का सेवन दुश्चिंता को कम करने, दुश्चिंता मतलब दर्द, एक प्रकार का दर्द है ये, शरीर में जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? यानी उस दुश्चिंता नाम है दर्द को, दर्द का, इस दर्द को कम करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रतिजैविक, उपशामक, प्रतिरोधी, ज्वरनाशक। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन है बहुत आसान, थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो चारों का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि प्रतिजैविक क्या है, उपशामक क्या है, प्रतिरोधी क्या है, ज्वरनाशक क्या है। तो देखिए, अब हम चलते हैं इसके डिस्कस की तरफ, क्योंकि डिस्कस करना बहुत जरूरी है। केवल क्वेश्चन को बता देना उसका आंसर ये काफ़ी नहीं है,
जब तक इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम नहीं करेंगे तो आप लोगों को पूरा थॉरली रूप से उसका नहीं समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन है। हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछ करके इसके ऑप्शन से कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग कन्फ्यूज कर दिएगा। इसलिए क्वेश्चन का डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, उपशामक को अंग्रेजी में कहते हैं पैलिएटिव। इसका मतलब होता है दुश्चिंताएं, दर्द को कम करना, दर्द को कम करना। इसे दवा का नाम है मार्फिन, एक हो मिडाजोलम। मार्फिन और मिडाजोलम जो मार्केट में मिलता है एक प्रकार की दर्द की दवा है, जो कि हिंदी में उपशामक कहते हैं, पैलिएटिव। दूसरा है प्रतिजैविक, देखिएगा आप लोग, दूसरा है प्रतिजैविक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीबायोटिक, जो आप लोग नाम सुनते होंगे एंटीबायोटिक, उसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। इसका काम है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकना। जैसे दवा का नाम है पेनिसिलिन, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद क्लोरोमाइसिटिन। ये दवा है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। कौन सी दवा है? एंटीबायोटिक दवा है। अगला दवा है एंटीसेप्टिक, यानी इसको कहते हैं प्रतिरोधी। ये क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है, घाव को भरने में सहायक होता है। जब शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो उस घाव को जो भरता है उस दवा का नाम है एंटीसेप्टिक। इसमें कौन कौन सी दवा आती है देख लेते हैं। जैसे आयोडीन पहला दवा है, इथाइल अल्कोहल दूसरा है, उसके बाद फिनॉल है, हाइड्रोपेरोक्साइड है, ये एंटीसेप्टिक है। और एक दवा है उसको देखते हैं, एक दवा है एंटीपायरेटिक। एक दवा एंटीपायरेटिक, इसको क्या कहते हैं? ज्वर नाशक। जो शरीर में बुखार आता है उसको नाश करने वाला, उसको खत्म करने वाला एंटीपायरेटिक है, ज्वर और बुखार को खत्म करता है। कौन सी दवा है? आप लोग सुने होंगे एस्प्रिन और क्रोसिन। तो आप लोग जितने भी अभी नाम सुने, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, पैलिएटिव, इस सब का क्या काम है, इसमें कौन सी दवा प्रयोग होती है, इसको आप लोग ध्यान से इसको देख करके रट लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत, जब आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है आइजैक न्यूटन। इसने क्या किया था? गति का नियम दिया था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। दूसरा माइकल फेराडे, विद्युत मोटर का आविष्कार किया था, माइकल फेराडे, जो आप लोग जानते होंगे। गैलीलियो गैलीली, किसका आविष्कार किया था? दूरदर्शी का, टेलीस्कोप, मतलब दूर की वस्तु को देखना, गैलीलियो आविष्कार किया था। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए करंट का क्वेश्चन है, ये है करंट का क्वेश्चन। जो आप लोग करंट पढ़ रहे हैं, जहाँ से ही पढ़ रहे हैं, पीडी से पढ़ रहे हैं, ट्रिया से पढ़ रहे हैं, स्पीडी से पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं, ये करंट का क्वेश्चन है कि 2024 तक कितने नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? तो 11, ये करंट है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध वास्तुकला से संबंध में सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सुमेलित नहीं है? तो चैत्य सुमेलित नहीं है। चैत्य क्या है? जहाँ बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है उसको चैत्य कहते हैं। जहाँ बौद्ध धर्म, जैसे हम लोग का मंदिर है, हिंदू धर्म का पूजा स्थल का नाम क्या है? मंदिर। मुस्लिम का क्या है? मस्जिद। उसी तरह बौद्ध धर्म के लोग जहाँ पूजा करने जाते हैं उसका नाम है चैत्य। याद रखिएगा आप लोग, ये क्या है? क्या दिया है? सुमेलित नहीं है। तो ये होगा, चैत्य क्या है? वृक्ष थोड़े है, ये बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। बिहार क्या है? मठ है। मतलब जहाँ बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं उसे बिहार कहते हैं। और स्तूप क्या है? स्तूप है जो बौद्ध भिक्षु जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके अवशेष पर जो टीले बनाए जाते हैं वो स्तूप है। और स्तंभ उसी प्रकार, उसी में एक अलग टाइप का जो ऊपर से बना दिया जाता है, वो एक प्रकार का स्तंभ हो गया। तो चैत्य जो है ये गलत ऑप्शन दिया है, ये वृक्ष नहीं है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ये यहाँ से मैथ दिया है, जो आप लोग मैथ आप लोग जानते होंगे, ये मैथ आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब केवल हम लोग जीएस का देखेंगे, जीएस कहाँ कहाँ से दिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखिए अब एक ही बार क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग पास सेट होगा तो उसको आप लोग देखिएगा, अगर सेट नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को बता रहे हैं बारी बारी से। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमारे घरों में क्या क्वेश्चन है? हमारे घरों में पहला ऑप्शन क्या है? सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति से समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं।
सभी उपक्रम मुख्य आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। एसी की आपूर्ति 50 शॉर्टेज आवृत्ति पर की जाती है। तो देखिए इसका आंसर होगा सी होगा 1 और 3। क्योंकि जितने भी घर में जो विद्युत के उपकरण लगे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही साधारण सी बात है। जितने भी घर में उपकरण लगे विद्युत के, वो सारे उपकरण समांतर क्रम है। क्योंकि देखिएगा आप लोग विद्युत पढ़िएगा, जो इलेक्ट्रिक पढ़िएगा फिजिक्स में, उसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम 2 क्रम दिया गया है। तो जो घर में लगता है वो समांतर क्रम है, वहीं दिया हुआ है समांतर क्रम में, और उसकी अल्टरनेटिव करंट की जो आपूर्ति होती है 50 शॉर्टेज पर होती है, 50 शॉर्टेज पर उसकी आवृत्ति होती है। ये फिजिक्स में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बुक निकाल करके। जिसके आंसर होगा 1 और 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, क्योंकि ये रीजनिंग है। 24 नंबर क्या है? रीजनिंग है। तो रीजनिंग और मैथ आप लोग बनाते रहिए, रीजनिंग और मैथ आप लोग बनाते रहिए। मैं केवल आप लोग को जीएस यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। 25 क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर, कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अब आप लोग ऑक्सीकरण अवकरण को पढ़े होंगे। ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण में क्या है? ऑक्सीजन जुड़ता है, और अवकरण में क्या है? ऑक्सीजन तत्व से बाहर जाता है। तो उदाहरण नहीं है ये CO3। ये तीनों उदाहरण है। कैसे? देखिए, अगर हम ऑप्शन बी को लेते हैं तो ZnO+C, तो ZnO क्या हो गया? Zn, इसमें से O निकल गया। सी में क्या होगा? सी में O आ गया, तो इसमें O निकल गया, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, और इसमें ऑक्सीजन आ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन आता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसमें से ऑक्सीजन जाता है, यहाँ ZnO था, Zn ऑक्सीजन चला गया तो Zn बचा, तो ये अवकरण है। मतलब दोनों अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों पूछ रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, याद रखिएगा। ये है उपचयन और ये है अपचयन, अपचयन को अवकरण कहते हैं। अवकरण, ये ऑक्सीकरण को उपचयन और अवकरण को अपचयन, मतलब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है। तो इसमें हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रही है, इसलिए क्या है? ये उदाहरण नहीं है। अब हम चलते हैं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, अब चलते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब होगा, क्या होगा? सीधा और छोटा होगा। इसको आप लोग ग्राफ पर देख सकते हैं। फिजिक्स में जो लाइट में जो ग्राफ बनाया गया है अवतल लेंस और उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का, उस ग्राफ का जब आप लोग ध्यान कीजिएगा तो उसमें ये मिल जाएगा आप लोग को, इस प्रकार के जो प्रतिबिंब बनेंगे सीधा और छोटा बनेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल सचिवालय में बहुत कम पूछता है, ना के बार पूछता है, इसलिए इसको आप लोग इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारा है, बहुत टफ चीज़ है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पुनः चक्रण नहीं किया जाता? बहुत ही साधारण क्वेश्चन, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या कह रहा है? किस पदार्थ का पुनः चक्रण नहीं किया जाता है? ऑप्शन है कांच, प्लास्टिक, धातु, लकड़ी। पुनः चक्रण का मतलब हुआ, इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे, साइकिलिंग, मतलब रिसाइकलिंग। पुनः चक्रण का मतलब रिसाइकलिंग। जैसे अगर आपका मोबाइल बिगड़ गया, टीवी बिगड़ गया, तो उसको आप लोग बना सकते हैं, पुनः उसको निर्मित कर सकते हैं। कबाड़ी में बेच देंगे तो कबाड़ी वाला ले जाकर के कहीं उसको कुछ ना कुछ उसके बना सकता है। लेकिन एक बार लकड़ी खराब हो गई, लकड़ी टूट गई, फूट गई, उसमें घुन लग गया, तो वह फिर दोबारा लकड़ी नहीं बन सकती। वो एक बार खत्म तो खत्म हो गया। लेकिन प्लास्टिक है, उसको दोबारा हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। कांच है, रिसाइकिल कर सकते हैं। धातु को रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी को नहीं कर सकते हैं। लकड़ी एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हर हाल में नहीं उपयोग में लाई जा सकती। तो वही कह रहा है कि पुनः चक्रण नहीं किया सकता, तो लकड़ी का पुनः चक्रण नहीं किया सकता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण का मतलब ये हुआ, अजैव, अजैव नाम से ही पता चलता है जिसमें जीव नहीं हो। जैव मतलब जीव, अ मतलब नहीं, जिसमें जीव नहीं। निम्नीकरण मतलब, निम्नीकरण का मतलब हुआ किसी पदार्थ को सड़ा देना, गला देना, उसको नष्ट कर देना, उसको निम्नीकरण कहते हैं। तो अजैव मतलब बिना जीव, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अजैव निम्नीकरण है? मतलब बिना जीव का क्रिया हुए उस पदार्थ का नष्ट हो जाता है। बिना जीव की क्रिया किए वह पदार्थ अपने आप नष्ट होता है। तो देखिए
अजैव न्यूनीकरण क्या है? नाइलॉन है। इसमें क्या है, लकड़ी में क्या है, लकड़ी को नष्ट होने के लिए जीव की जरूरत होती है। जैसे सूक्ष्म जीव लगते हैं लकड़ी में, कागज में सूक्ष्म, अगर कागज आप लोग रख दीजिएगा 1 साल 2 साल 10 साल, उसमें सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, छोटे छोटे कीटाणु लग जाएंगे, तो कागज नष्ट हो जाएगा। घास में भी वही हाल है। लेकिन नाइलॉन जो है, जो नाइलॉन का जो रेशा होता है, वो किसी कहीं भी रख दीजिए, उस सड़ेगा गलेगा नहीं, क्योंकि वो अजैव न्यूनीकरण है, वो सड़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा नाइलॉन। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को, कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य है? लैनन काय लाइसोसोम, कोशिका में लाइसोसोम का क्या कार्य है? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है 4 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको देख लेते हैं। कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना। देखिए लाइसोसोम है, क्या कहता है? आत्महत्या की थैली। आप जानते होंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जो भी भोजन हम लोग करते हैं, भोजन के जरिए जो भी हम लोग के शरीर में कीटाणु चले जाते हैं, उसको कौन मारता है? लाइसोसोम मारता है। लाइसोसोम का यही काम है, जो भी अनावश्यक कीटाणु हम लोग के भोजन के माध्यम से शरीर में चला जाए, उसको नष्ट करने का काम लाइसोसोम का है। तो वही ऑप्शन कह रहा है कि कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना। अब हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे भारत की संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। एक मंत्रिमंडल है जो संसद का अंग नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ये 34 रीजनिंग है, बीच बीच में रीजनिंग भी दिया है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बीच बीच में रीजनिंग है, मैथ भी है और जीएस भी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये मत समझिए कि एक साइड से जीएस आ जाएगा 75 नंबर का और उसके बाद रीजनिंग आएगा फिर मैथ आएगा। ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, ऐसे ही आएगा। कभी रीजनिंग आएगा, कभी मैथ आएगा, कभी जीएस आएगा, कभी साइंस आएगा, मतलब मिक्सअप आएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस मिक्सअप रूप में करनी है। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को के रूप में वर्गीकृत किया सकते हैं। सब क्या है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन क्या है? एक प्रकार का भूगर्भीय संकट है। भूगर्भीय मतलब पृथ्वी, भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर क्या है? भूगर्भीय संकट का ये उदाहरण है। इसका आंसर होगा भूगर्भीय संकट। अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की संरचना से संबंधित है? याद रखिए अनुच्छेद 324 क्या है? अनुच्छेद 324 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुनाव आयोग से संबंधित। इसका मतलब ये हुआ आप लोगों को अनुच्छेद भी याद करना होगा, इसलिए आप लोग अनुच्छेद बारी बारी से धीरे धीरे से ही आप लोग याद करते जाइए। 2, 10, 5 एक दिन में याद कीजिएगा सारा अनुच्छेद, लगभग 100-150 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट वो याद हो जाएगा आप लोगों को। तो ये पूछा है चुनाव आयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया? 1964 में। बहुत ही पुराना क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। 1964 में एक अधिनियम आया था, खाद्य निगम अधिनियम यानी FCI 1964 में संसद द्वारा पारित किया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा 1964। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में उसमें अध्यक्षता किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा कराची अधिवेशन जो था 1931 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बस इसमें इतना ही देखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने किस वर्ष गंगा कार्य योजना, याद रखिएगा गंगा कार्य योजना कब लाया गया? 1985 में। 1985 में उसमें प्रधानमंत्री भारत कौन थे? याद रखिएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी 1985 में प्रधानमंत्री, चूंकि उनका कार्यकाल कब से कब था? 1984 से लेकर के 1979 तक था राजीव गांधी कार्यकाल। वही लाए थे गंगा कार्य योजना, मतलब गंगा नदी की सफाई कौन लाए थे? राजीव गांधी। अब चलिए हम क्या चलते हैं, भारतीय संविधान की मसौदा समिति, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। मसौदा समिति थोड़ा सा कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग, मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में इनमें से कौन से सदस्य नहीं थे? तो
तो आप लोगों को इसका आंसर होगा डी। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। मसौदा समिति मतलब प्रारूप समिति, तो आप नाम जानते होंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद होगा आप लोग को, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उसमें जो सदस्य नहीं थे उसका नाम यहाँ पर लिखना है, जिसका आंसर होगा ए, एम पनिक्कर और कुंजरू, ये मसौदा समिति में सदस्य नहीं थे। तो आप लोग जितने भी मसौदा समिति के सदस्य हैं उसको याद कर लेना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है, 26 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और के लिए आरक्षित है और कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो देखिए इसका आंसर होगा ए, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। ये आप लोग याद रखिए, अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। तो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन का डिस्कस किया, ये एक सेट नंबर 1 था। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग इसी सेट में आगे बढ़ते हुए 42 क्वेश्चन के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और उसका फिर हम लोग सेट का हम लोग हल करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कस भी हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन के अलावा जो भी डिस्कस किया जाए उसका भी आप लोग को ज्ञान हो और उस तरह से क्वेश्चन जो आए वो आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो आज हम लोग इतना ही पर समाप्त करते हैं, कल फिर इसी सेट के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।